गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बाल विकास की क्लास के साथ मैं शशि शर्मा। आज आप लोग अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे। पिछली क्लास में आप सब लोगों ने अधिगम के विषय में पढ़ा था, जैसे अधिगम क्या है, अधिगम के प्रकार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधि और अधिगम के नियम। अधिगम के नियमों में आपने दो नियम पढ़े थे, अधिगम के मुख्य नियम और अधिगम के गौण नियम। आज की क्लास में आप अधिगम के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे। अधिगम के सिद्धांतों के संबंध में अगर कहा जाए तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनमें से कुछ मुख्य सिद्धांत आपके कोर्स में हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। और अधिगम के सिद्धांत जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, सभी मनोवैज्ञानिकों को न तो हम सही कह सकते हैं न गलत कह सकते हैं। सभी ने अपने अपने प्रकार से अधिगम की व्याख्या की है। इसमें सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और ट्रायल एंड एरर थ्योरी। दूसरा है पावलाव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, पावलाव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट है कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर्स इनसाइट थ्योरी। नेक्स्ट है जीन पियाजेट थ्योरी एंड व्योगास्की थ्योरी। और लास्ट है आपका ब्रूनर का सिद्धांत। इन 7 सिद्धांतों को आपको पढ़ना है, जिनमें से पहला सिद्धांत है थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातों को मैंने शॉर्ट में लिखा है, जिन्हें आप देख लीजिए तो पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में, इस सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता एडवर्ड एल थार्नडाइक हैं। इन्होंने बिल्ली एवं चूहे पर प्रयोग किया और जिस बॉक्स में प्रयोग किया उसको पजल बॉक्स या पहेली बॉक्स कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध लेख या पुस्तकों में एनिमल इंटेलिजेंस, इसी पुस्तक के आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की है। और दूसरी जो प्रमुख बहुत प्रसिद्ध किताब है इनकी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस सिद्धांत को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद या संयोजनवाद सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत तो इनका नाम है ही है। अब इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थार्नडाइक ने किया था। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, अर्थात ये व्यवहार में विश्वास करते थे, प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते थे। इन्होंने 1898 में अपने पीएचडी की थीसिस, जिसका शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस, में विभिन्न प्रकार के पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया और इस थीसिस में उसको शॉर्ट आउट किया, उसकी रिपोर्ट तैयार की और इसी के आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा है कि जब कोई प्राणी या व्यक्ति किसी कार्य को करता है या सीखता है तो उसके सामने एक विशेष परिस्थिति या उद्दीपन होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया को करने के लिए बाध्य करता है। उद्दीपक और अनुक्रिया, ठीक है, वह उसके प्रति कई अनुक्रियाएं करता है। इसमें जो सही अनुक्रिया होती है उसका संबंध विशेष उद्दीपक के साथ जुड़ जाता है और इसी उद्दीपक और अनुक्रिया का जो संबंध होता है इसी को सीखना कहते हैं और इस विचारधारा को संबंधवाद कहते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया, मैंने आपको क्लास में भी समझाया है कि उद्दीपक कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है जो हमें कोई अनुक्रिया करने को, कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वो उद्दीपक कहलाती है। और जब हम कार्य करते हैं उसके प्रति कुछ भी रिस्पॉन्स करते हैं तो वही हमारी अनुक्रिया कहलाती है।
और जब किसी विशेष उद्दीपक के प्रति कोई विशेष अनुक्रिया का जो जुड़ाव हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं थार्नडाइक के प्रयोग में। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। उन्होंने बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। उस पिंजड़े का क्या नाम था? अभी मैंने बताया आप लोगों को, पजल बॉक्स या पहेली पेटिका। और उस पिंजड़े के बाहर एक भोज्य सामग्री रख दी गई। भोज्य सामग्री मतलब खाने पीने की कोई चीज़ रख दी गई जो बिल्ली को पसंद है, जैसे मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा, इस तरह से कोई वस्तु रख दी गई। और उस उद्दीपक को देखने के कारण बिल्ली में प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए भी उछल कूद शुरू कर दी। ठीक, बहुत सारे प्रयत्न शुरू कर दिए और पिंजड़े के चारों ओर खूब पंजे मारे। प्रयत्न करते करते अचानक उसका पैर उस सिटकिनी पर पड़ गया जिससे दरवाज़ा खुलता था। और दरवाज़ा खुलने के बाद बिल्ली ने तुरंत उस भोजन को ग्रहण कर लिया और उसको बड़ा संतुष्टि, उसे अच्छा महसूस हुआ, उसकी भूख मिट गई। दोबारा जब उसे पिंजड़े में बंद किया गया तो फिर से वह उछल कूद शुरू कर दी कि पिछली बार तो इसमें बंद किया गया था और कहीं मैंने अपना पंजा रखा और दरवाज़ा अचानक से खुल गया। फिर बिल्ली बाहर आने के लिए उछल कूद करने लगी और जब तीसरा चरण चला या तीसरे से चौथे प्रयास में बिल्ली को सफलता मिल जाती है। बिल्ली सिटकिनी को दबाती है और तुरंत भोजन प्राप्त कर लेती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बिल्ली जो है, पहेली पेटिका में बिल्ली को बंद किया गया है और उसमें एक ऐसी सिटकिनी लगी हुई है जिसका संबंध बाहर सिटकिनी से लगा हुआ है। जैसे ही वो अंदर वाला जो नीला रंग का स्टैंड दिख रहा है वो जैसे ही दबता है वैसे ही सिटकिनी खुल जाती है और दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे बाहर आकर के बिल्ली मछली का टुकड़ा या भोजन का टुकड़ा प्राप्त कर लेती है। यही थार्नडाइक का प्रयोग है। थार्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पशु पक्षी एवं बच्चे प्रयत्न एवं भूल से ही सीखते हैं। मतलब बार बार प्रयास करते हैं, फिर उनसे गलती होती है, फिर प्रयास करते हैं और धीरे धीरे जब उनको सफलता प्राप्त हो जाती है तो वो उद्दीपक के साथ एक निश्चित अनुक्रिया का संबंध जोड़ लेते हैं और दोबारा वह उद्दीपक उपस्थित होने पर उसी प्रकार की अनुक्रिया को दोहराते हैं। थार्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 प्रमुख एवं 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया है, जिसका वर्णन मैंने पिछली वाले क्लास में किया था। इसको देख लेते हैं शॉर्ट में। अधिगम के प्रमुख नियम: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अधिगम के गौण नियम में बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। इन सारे नियमों की व्याख्या मैंने पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में मैंने कर दिया था, आप उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व का। थार्नडाइक के जो अधिगम के नियम हैं वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर हम बच्चों को सिखाते हैं। स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो कहीं ना कहीं थार्नडाइक के अधिगम के नियमों से ही संबंधित होता है, इसलिए इसका शैक्षिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। अब देखते हैं बिंदुवत, पॉइंट वाइज। यह सिद्धांत अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देता है और अभ्यास के द्वारा सीखा गया ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है, मतलब ज़्यादा देर तक याद रहता है। और यह सिद्धांत छोटे छोटे बच्चों के लिए विशेष उपयोगी है। इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों को भाषा उच्चारण सिखाई जा सकती है। बार बार अभ्यास करवाते हैं ना भाषा उच्चारण करने के लिए, जैसे आप लोग बचपन में हिंदी के या इंग्लिश के शब्दों का बार बार दोहरा करके उसको सीखते थे, याद करते थे, गिनती याद करते थे। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। आपने देखा है कि बार बार अनुक्रिया करने पर इस सिद्धांत पर बल दिया गया है कि बार बार अनुक्रिया करने पर सही अनुक्रिया होती है तो हम उद्दीपक के साथ सही अनुक्रिया का संबंध जोड़ लेते हैं। इस सिद्धांत से धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास होता है। इस विधि से सीखने की जो क्रिया होती है वो सरल हो जाती है। तो ये था आपका थार्नडाइक का सिद्धांत एवं उसका शैक्षिक महत्व। अब देखते हैं पावलोव का सिद्धांत।
पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत अथवा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलाव क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता इवान पेट्रोव पावलाव हैं। यह रूस के मनोवैज्ञानिक थे और मूल रूप से ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, मूल रूप से ये फिजियोलॉजिस्ट थे, शरीर शास्त्री थे। ये बाद में मनोवैज्ञानिक बने। इन्होंने जो प्रयोग किया है वह कुत्ते पर प्रयोग किया। इस सिद्धांत के अन्य नामों से भी आपको परिचित कराते हैं। जैसे इस सिद्धांत को अनुकूलित या अनुबंधित क्रिया का सिद्धांत कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सहज क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत एक ही नाम है, केवल हिंदी और अंग्रेजी का फर्क है। इनको पाचन प्रक्रिया पर कार्य के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और ये शरीर शास्त्री है मूल रूप से। जब ये अपना प्रयोग कर रहे थे एक कुत्ते के ऊपर, तो इन्होंने देखा कि उसमें कुछ ऐसी अनुक्रियाएं हुई जो नेचुरल नहीं थी, जो साइकोलॉजिकल थी, सिर्फ शरीर से ही नहीं संबंधित थी। और उसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको हम आगे देखते हैं कि उनका प्रयोग क्या था। प्रयोग को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि अनुकूलित क्रिया या अनुबंधित क्रिया का अर्थ क्या होता है। समझिएगा इसको। जब तटस्थ उद्दीपन को किसी स्वाभाविक उद्दीपन के साथ, जैसे तटस्थ उद्दीपन जिसको अस्वाभाविक उद्दीपन के नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं कंडीशनल स्टिमुलस, को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ प्राणी के समक्ष बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तो तटस्थ उद्दीपक के प्रति प्राणी वैसी ही अनुक्रिया करना सीख लेता है जैसा कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता है। आपको हमने पहले भी क्लास में भी बताया है, पहले भी ये चीज़ बताया है कि तटस्थ उद्दीपक मतलब जो अननेचुरल हो, जो कंडीशनल हो। जैसे पावलाव के प्रयोग में घंटी जो था, घंटी की आवाज़, वो तटस्थ उद्दीपक थी। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, भोजन को देख के लार टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। मतलब स्वाभाविक उद्दीपक और तटस्थ उद्दीपक जब साथ में कई बार प्राणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो प्राणी स्वाभाविक उद्दीपक वाली जो अनुक्रिया होती है वही तटस्थ उद्दीपक के साथ करने लगता है। ठीक, इसको हम प्रयोग से समझेंगे। पावलाव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया। यह प्रयोग 3 चरणों में किया गया था। पावलाव ने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके उसमें एक रबर की नली लगा दी। नली एक बीकर से जुड़ी थी, जहां पर जाकर के लार एकत्रित होती थी, और जो बीकर था उसमें ये क्वांटिटी नापी जा सकती थी कि कितनी मात्रा में लार का स्राव हुआ। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो पावलाव थे, मनोवैज्ञानिक पावलाव, उन्होंने एक स्टैंड का निर्माण किया। उस स्टैंड में उस कुत्ते को ऐसे खड़ा किया जा सकता था कि वो कहीं आ जा नहीं सकता, वो सीधे खड़े रह सकता है, आवाज़ सुन सकता है। और यहाँ पे देखिए उसके सामने एक भोजन की प्याली रखी हुई है, ठीक, जिसमें इसको भोजन दिया जाएगा। यहाँ से रबर की नली लगी हुई है जो एक बीकर में जा कर के इकट्ठा होती है। यहाँ से देखिए इस तरह से जा कर के यहाँ पे लार इकट्ठा होती थी, और जो मनोवैज्ञानिक पावलाव थे वो ये नाप सकते थे कि कितनी मात्रा में लार स्राव हुआ है। और यह प्रयोग जो था वह एक साउंड प्रूफ रूम में हुआ है, मतलब जिसमें आवाज़ नहीं होती, जिसमें बाहरी आवाज़ न सुनाई, साउंड प्रूफ, जिसमें कहीं बाहरी आवाज़ का आवागमन नहीं होता है, कोई बाहरी इंटरफेयर नहीं होता है, केवल घंटी की जो आवाज़ थी वही उस रूम में सुनाई देती थी। इसी तरह से पावलाव ने प्रयोग किया, और यह प्रयोग इन्होंने 3 चरणों में कंप्लीट किया है। सबसे पहले चरण में इन्होंने घंटी की आवाज़ सुनाई। घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते ने कान खड़े किए, इधर उधर देखे, जैसे नेचुरली सारे कुत्ते करते हैं। और थोड़ी देर बाद भोजन दिया, थोड़ी देर मतलब 5 से 10 मिनट बाद भोजन उसको दिया।
भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार स्रावित हुई और वह लार की जो मात्रा थी तो वो रबर की नली के माध्यम से उस बीकर में जाके इकट्ठा हो गई। ये हो गया प्रथम चरण। द्वितीय चरण में जब अनुबंधन की अवधि चल रही थी, द्वितीय चरण में घंटी की आवाज़ सुनाई गई, कुछ सेकंड बाद भोजन दिया गया। जैसे घंटी की आवाज़ सुनाई गई, फिर भोजन दिया गया और इन दोनों प्रतिक्रियाओं के बाद लार आया, ठीक, जो नेचुरल था। तीसरे चरण में अनुबंधन के बाद, ये जो दूसरा चरण था ये कई बार दोहराया गया, कई दिनों तक दोहराया गया। तीसरे चरण में अनुबंधन के बाद की अनुक्रिया देखिए, जैसे ही कुत्ते को घंटी की आवाज़ सुनाई गई वैसे ही कुत्ता लार स्रावित करने लगा। यह स्वाभाविक नहीं था, कोई भी कुत्ता नेचुरल तरीके से घंटी की आवाज़ सुन के लार नहीं स्रावित करेगा। यहाँ पे उस प्राणी का अनुबंधन उस घंटी की आवाज़ के साथ हो गया, ठीक, जो भोजन के साथ बार बार उपस्थित हो रहा था। तो भोजन वाली अनुक्रिया थी उसको उठा करके किसके साथ कुत्ते ने दोहराया? घंटी की आवाज़ के साथ। तो यही जो घंटी की आवाज़ के साथ लार आना, ये जो अनुक्रिया है इसी को हम बोलते हैं, यही अनुबंधन कहलाता है। किसी उद्दीपक के बार बार उपस्थित होने पर यहाँ पे अनुक्रिया हुई लार आना। अब रेखा चित्र से देखिए स्पष्ट होता है कि किसी अस्वाभाविक उद्दीपक कौन सी थी? घंटी की आवाज़ को किसी स्वाभाविक उद्दीपक यहाँ क्या है? भोजन के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो इस स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति प्राणी स्वाभाविक अनुक्रिया देने लगता है। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति प्राणी स्वाभाविक अनुक्रिया दिया। देखिए ना, यहाँ पे घंटी की आवाज़ अस्वाभाविक उद्दीपक है और लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया है और इसी अनुक्रिया को अनुबंधन या अनुकूलन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जो नोट्स में मैंने UCS, CS और UCR, CR यूज़ किया है उसका पूरा डिटेल देख लीजिएगा। UCS का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, CS का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस होता है, UCR का मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है, CR का मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। अब बात करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक नेतार्थ की। शैक्षिक नेतार्थ मतलब शिक्षा में इसका क्या प्रयोग है? इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों की बुरी आदतों में सुधार कर अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। यह सीखने की स्वाभाविक विधि है, ठीक। यह सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। यह सिद्धांत सहसंबंध के सिद्धांत पर भी बल देता है जिसका लाभ बालकों की शिक्षा देते समय उठाया जा सकता है। मतलब किसी चीज़ से रिलेट करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। जो बच्चों को पसंद है उसके साथ नापसंद वाली चीज़ों को रिलेट कर दीजिए, उसके बाद बच्चे अच्छी अनुक्रिया देने लगते हैं। इस सिद्धांत की सहायता से उन विषयों को आसानी से सिखाया जा सकता है जिनमें सोचने समझने की क्रिया कम होती है, जैसे सुलेख, अक्षर विन्यास तथा अभ्यास, अक्षर विन्यास का अभ्यास। इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट सिद्धांत को पढ़ेंगे।